प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और चैनल में सुस्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, @हिंदी लिटरेचर प्रिपरेशन, ये चैनल का हैंडल है जिसके द्वारा आप सर्च कर सकते हो। और नया चैनल होने के कारण से आप जैसा बोलकर सर्च करते हो वैसे सर्चिंग में नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों एक ही है कि 2018 से लेकर अब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे आशानुकूल सफलता नहीं मिली और इसका मूल कारण रहा मेरे चैनल का नाम। चैनल का नाम यानी मैंने या तो व्यक्तिगत नाम डाल दिया या फिर ऐसा नाम डाल दिया जो कि सर्चिंग में बहुत कम आए। तो काफ़ी चैनलों पर मैंने कई हज़ार वीडियो अपलोड किए हैं और विद्यार्थियों की काफ़ी सहायता भी की है, लेकिन ये जो चैनल बनाया मैंने, इसका नाम विशेष तौर से हिंदी लिटरेचर प्रिपरेशन यानी हिंदी साहित्य की तैयारी रखा है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे और सपोर्ट करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करोगे। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक भी करोगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करोगे, क्योंकि दोस्तों हम अगर किसी की भी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकते हैं तो ये एक तरह से अच्छा कार्य माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही सोचकर हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ कि भाई ये जो हमें ज्ञान है या जो पढ़ाई की है वो किसी न किसी के काम आए। भाई हम अपने दिमाग में लिए बैठे रहेंगे तो वो काम में तो आने वाली नहीं है। तो उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आप तक पहुँचाना भी ज़रूरी समझा मैंने। तो निश्चित तौर पर आप लोगों तक पहुँचे, आप दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी तैयारी में मदद मिल सके, आपके साथी को मिल सके, आपके परिवार के सदस्य को मदद मिल सके तैयारी में। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। रही बात दोस्तों कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय एक संतोष के अलावा कि मैं अपने कुछ साथियों की मदद पे कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक गुमनाम हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले बता देता हूँ, पहले वीडियो में बता देता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। और आप सोचते हो कि प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और अगर आप उनमें से ही, मेरे साथियों में से आप जो यानी जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा यानी कह दिया। बाकी दोस्तों, एक अधेड़ अवस्था का व्यक्ति पढ़ाने के अलावा क्या कर सकता है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। आज का अपना बिंदु है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। देखिए दोस्तों, अब जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ और उसका विकास किस रूप में हुआ। सबसे प्राथमिक रूप से हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास किस रूप में हुआ, और ये चीज़ें हमें प्राथमिक तौर पर ध्यान रखना होता है। और इनमें से एक दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जो भी एग्जाम हो उसमें जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। चलिए, भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। भारतीय भाषाओं का अगर प्राचीनतम ग्रंथ देखा जाए तो उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है जी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी।
तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, एक एक बात क्लियर करते जाएंगे। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। तो संस्कृत भाषा का जो समय था, यानी वर्चस्व का समय, संपूर्ण रूप से बोली जाने वाली भाषा के रूप में उसका जो प्रभाव था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा था। ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा का वर्चस्व रहा था, प्रभाव रहा था। ये दो प्रकार की थी। तो संस्कृत भाषा भी अगर हम देखें तो दो प्रकार की थी। पहली थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण एवं दर्शन आदि की रचना हुई। यानी वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, आरण्यक की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और दर्शन शास्त्र से संबंधित ग्रंथों की रचना हुई। और ये सारी की सारी रचनाएं वैदिक संस्कृत में थी। ठीक है ना। अब बात आती है लौकिक संस्कृत और दूसरी जो थी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे काव्य लिखे गए जिनसे जन जन परिचित है। यानी पूरे विश्व में इनकी ख्याति है और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति इनके बारे में जानता है। तो ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे रामायण और महाभारत। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और यही लौकिक संस्कृत है वो बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे यानी क्रमशः पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई। अब देखिए पाली भाषा का उदय किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से। हम जब बोलते हैं ना तो शब्दों के रूप यानी कुछ दूरी पर बदलते हुए चलते रहते हैं। यानी यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो 20 कोस चलने पर थोड़ा बदली हुई नजर आएगी, फिर 20 कोस चलेंगे तो फिर बदली हुई नजर आएगी। तो साहित्यिक भाषा का रूप दूसरा होता है और बोलचाल की भाषा का रूप क्या होता है? दूसरा होता है। जिसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक रहा। यानी बात कर रहे हैं हम किसका? यानी पाली भाषा की। तो 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जाता है इनका पाली भाषा। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक की, सुत पिटक की, अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई। किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला साहित्यिक रूप और दूसरा लौकिक अर्थात बोलचाल की भाषा। तो भाषा के दो रूप तो सदा ही रहे, एक साहित्यिक रूप रहा, दूसरा बोलचाल की भाषा का जो रूप है वो, और आज भी चल रहा है। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने, लौकिक भाषा में जब धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है, जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। पाली भाषा में भी क्या है? ऐसा ही हुआ। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी और लौकिक संस्कृत से पाली बनी। पाली में भी बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा तो उसका रूप कैसा हो गया? प्राकृत भाषा का रूप बन गया। ठीक है। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी के बाद तक रहा। पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक कह सकते हैं। तो लगभग 500 साल का समय रहा। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक
के बाद तक रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। तो उस समय क्या थे, जनपद थे, और जनपद में जो क्षेत्र थे उसके अनुसार ही क्या है, भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। और जब जनपदों के अनुसार क्षेत्रवार उसका प्रचार हुआ तो प्राकृत भाषा वो अपभ्रंश के रूप में प्रसारित होने लगी। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना है। तो विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का क्या माना है, उद्भव माना है। प्राकृत की उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति या एक तरह से उनमें क्या है, बदलाव आना शुरू हो गया। जैसे गाथा शब्द था, गाथा शब्द गाह बन गया और दोहा शब्द दुहा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो समय के साथ साथ क्या हो गया, बदलाव हुआ। गाथा शब्द गाह के रूप में बोला जाने लगा, दोहा शब्द दुहा के रूप में बोला जाने लगा। और ऐसे अनेकों शब्द थे, एक दो शब्द में अनेकों शब्द बदलते चले गए। जैसे आज भी हम अंग्रेजी के टाइम को टेम के रूप में बोलते हैं। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ। ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखें। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ, उससे अवट भाषा कहने लगे और उसका नाम क्या था, अवट। तो ये अपभ्रंश से क्या है, अलग है। कुछ विद्यार्थी अपभ्रंश और अवट को एक ही मान लेते हैं, कई किताबें भी अपभ्रंश और अवट को एक ही मान लेती हैं। लेकिन दोस्तों मूल रूप में जब प्रश्न बनता है तब यहाँ ये बनता है कि कुछ रचनाएं अवट में लिखी गई और उनके बारे में ये पूछा जाता है कि उनकी भाषा कौन सी थी। अपभ्रंश भी दे दी जाती है, प्राकृत भी दे दी जाती है, अवट भी दे दी जाती है और साथ ही साथ पाली भी दे दी जाती है। लेकिन उनकी भाषा कौन सी होगी, अवट। मैथिली कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी 2 रचनाएं लिखी थी और इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। एक दो बार नहीं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों अवट की कृतियां हैं। तो दोस्तों इस चीज को याद रखना, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों कौन सी भाषा की रचनाएं हैं, अवट की रचनाएं हैं, अवट की रचनाएं हैं। चलिए आगे। जैसे देसिल बैना सब जन मिठा ते तसन जपो अवठा, ये कथन बहुत ही शानदार है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तसन जपो अवठा। अपभ्रंश भाषा के विविध क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। ये देखिएगा बहुत शानदार बात है कि अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अब अगर हम देखें हिंदी का क्रम, तो पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का उदय हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों से अपभ्रंश भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। ठीक है। हर्षवर्धन के शासन काल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा, यानी अपभ्रंश का प्रचार वो क्या हो, तेज गति से बढ़ा। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में दिखाई दिया। तो हिंदी का जो प्रारंभिक काल है वो अपभ्रंश साहित्य में दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा, हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देता है।
इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर करके आया। और इसी काल में 84 सिद्ध संत हुए थे, यानी सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84। उनमें हिंदी का रूप है वो निखर करके आया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम में, ध्यान रखना दोस्तों, ग्राम में अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम में अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया। तो तत्कालीन सिद्धाचार्य थे, उन्होंने लोक भाषा में लिखना क्या किया था? प्रारंभ किया। क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती है, बहुत लोगों द्वारा सुनी जाने वाली या अध्ययन की जाने वाली, पढ़ी जाने वाली बनती है, यानी प्रसिद्धि ज्यादा होती है और ख्याति प्राप्त करती है। अपभ्रंश से भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। देखिए, हेमचंद्राचार्य की रचना पूछी जाए तो क्या नाम था? शब्दानुशासन। और ये क्या है? अपभ्रंश भाषा का क्या है? व्याकरण है, सबसे पहले लिखा। किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है, अपभ्रंश भाषा का इतिहास कह रहा है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी। तो हिंदी है वो अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी, यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद यानी बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय, यानी देखिए, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था। ये यानी 13वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का समय उन्होंने कौन सा बताया? संक्रांति काल, जिनमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी, आधुनिक काल की विशेषताएं ग्रहण कर रही थी। मिस्र बंधु ने अपने मिस्र बंधु विनोद में, मिस्र बंधु ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम क्या था? मिस्र बंधु विनोद। और मिस्र बंधु 3 भाई थे। तो विनोद में हिंदी साहित्य के आदि काल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रमुख स्थान दिया। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि अपभ्रंश के साहित्य को प्रमुख स्थान किसने दिया? उत्तर है मिस्र बंधु ने। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। यह बहुत ध्यान रखने की बात है। अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है कि हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भागों में बटा? प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी, यानी हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बटा। पहला पश्चिमी हिंदी और दूसरा पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना। अपभ्रंश का साहित्य वो हिंदी के जन्म का क्या बना? कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से
अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूप में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ है। अपभ्रंश अर्थात अपभ्रंश का मतलब कौन सा है? सोर्स यानी अपभ्रंश, ठीक है। पैशाची अपभ्रंश, ग्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। सोर्स यानी पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में ही प्रसारित हो रही थी। ये अब अपभ्रंश के क्या थे? रूप थे। इनकी उपभाषाएं मुख्य बोलियों इनकी उपभाषाएं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार से है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ? सोरसनी अपभ्रंश, ठीक है, मागधी अपभ्रंश, सोरसनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। आगे हम इसका विस्तार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? पहला वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट भी करें। सपोर्ट का मतलब सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक वाला बटन भी दबा दें, क्योंकि दोस्तों मैं तो सब्सक्राइब करते हूँ, मैं लाइक करते हूँ, मैं शेयर करते हूँ, और कमेंट तो करना ही करना है मेरे भाई। कमेंट तो कर दिया करो। आप सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो हम भी निराश होकर बैठ जाएंगे एक दिन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए। और जब भी आप ऐसा महसूस करो कि हमें कौन से विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।